मित्रों, सबसे पहले राधे राधे। क्योंकि मैं जिस इलाके का हूँ, मेवात मूलतः मेरा इलाका है, और उस मेवात में से आधा, दरअसल मेवात और ब्रज ये दोनों इलाके ऐसे हैं कि आप इनको अलग अलग करके नहीं रख सकते। और मैं जो मेरा संबंध है, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जैसे जो ब्रज के बहुत बड़े कवि थे अब्दुल रहीम खाना, जब उनका निकाह हुआ था तो उनकी जो पत्नी थी महाबानो, उन्होंने ये पूछा था कि मिर्ज़ा, आपकी इतनी अच्छी ज़बान कैसे है। जो अब्दुल रहीम खाना थे वो ब्रज के कवि, हम सब जानते हैं, हम लोगों ने स्कूल कॉलेजों में रहीम और रसखान के बिना तो बात ही नहीं पड़ती है। तो उनको ब्रज पर तो पूरा अधिकार था ही, संस्कृत के भी विद्वान थे, फारसी थी, उर्दू तो खैर नहीं थी उस वक्त। तो जब उनकी पत्नी ने उनसे ये पूछा कि आपकी इतनी अच्छी ज़बान कैसे है, इतनी ज़बानें कैसे आती हैं, और ख़ास तौर से ब्रज आपको कैसे आती, तो अब्दुल रहीम खाना ने जो जवाब दिया, वो जवाब बड़ा मज़ेदार। रहीम ने कहा कि मतलब अपनी पत्नी से, मैं आधा हिंदू और आधा मुसलमान। मुसलमान अब्दुल रहीम खान नाम से है ना, बैरम खान के बेटे थे, अकबर का, मतलब अकबर के गुरु थे वो बैरम खान। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हिंदू कैसे? तब उन्होंने बताया कि जो मेरी माँ है सलीमा बेगम, वो दरअसल मुसलमान राजपूत की बेटी। दरअसल हमारे मेवात में, ये जिस पर मैंने एक उपन्यास भी लिखा था, खानजादा, दरअसल एक तो हमारे वहाँ मेव मुसलमान, जिनको मेव कहते हैं, ये जो कोसी वोसी में आप जाओगे आपको मेव बहुत मिलेगा, कामा वगैरह पूरा मेवात है। और एक खानजादा दरअसल वो लोग थे जिन्होंने कि फिरोज शाह तुगलक के समय में, दो भाई थे, समरपाल और चौपाल, किनगढ़ के किनपाल थे राजपूत, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो खानजादा उनके लिए, यानी जो मुसलमान राजपूत थे उनके लिए। तो ये प्रसंग मैंने इसलिए सुनाया कि मैं भी आधा ब्रज का और आधा मेवात, क्योंकि जो मेरी ननिहाल है वो ब्रज में है, जो बहुत मशहूर एक कस्बा है कामा, जिसको कहते हैं काम्यवन। अगर आप संस्कृत में जाओगे तो कामा के बारे में ये कहा जाता है, एक बार मैंने इस पर एक आर्टिकल भी किया था, कि वहाँ एक समय में 80 कुंड हुआ करते थे। और हमारे पूरे ब्रज में अगर हम देखें, चाहे नंदगांव, बरसाना से लेकर मथुरा, आगरा, जितने भी बढ़ती हैं, हमारे यहाँ कुंडों की बड़ी महिमा है, कुंड बहुत है। तो वो मेरी ननिहाल रही है, और ननिहाल होने के नाते, मेरी माँ ब्रज की होने के नाते, जो मेरा जो लहजा है हमारी बोली का, वो आधा मेवात और आधा ब्रज का है। और जिस मेवात हम बोलते हैं उसको कटेर मेवाती कहते हैं, जिस पर कि ब्रज का असर। तो इसलिए मैं अपने आप को जितना मेवात का मानता हूँ उतना ही ब्रज का मानता हूँ। ये शायद आप बहुत कम लोगों को पता होगा, ये जो मेवात इलाका है, अगर हम इसको सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो जो मेव मुसलमान हैं, उनके जो लोक व्यवहार, जो उनके लोक संस्कार रहे हैं, वो हिंदुओं जैसे रहे। हमने मेव मुसलमानों में कि शादी ब्याहों में, हमारे यहाँ जो जिस ब्रज के हैं वहाँ एक परंपरा है चाक पूजने की। चाक पूजा जाता है, लड़के या लड़की की शादी जब होती है, तो मुसलमानों में भी चाक पूजा हमने खुद ने देखा है। तो ये इस तरह का वहाँ का ये एक, जिसको कहते हैं सांस्कृतिक बुनावट मेवात की यह है। आज भले ही जो उसके बारे में जो खबरें, अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं, जो देखते हैं, उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ इसकी कि इन्होंने भी जिक्र किया, और मैं उस पर आने वाला था, कि एक मेरा एक नॉवेल है सुर बंजार, मतलब सुरों की बंजार। ये दरअसल हमारे ब्रज में हाथरस शैली की नौटंकी बहुत मशहूर है। आज कभी आप अभी भी मथुरा में जाइए तो दिल्ली अलवर रोड पे आपको वहाँ नौटंकी के बहुत सारे दफ्तर मिल जाएंगे। तो वो दौर था जब 80 के दशक में, 70 के दशक में, यानी एक इस महिला जो अदाकारा थी, इनका नाम था कृष्णा कुमारी।
पोहा बात की है, अभी जिंदा है। तो इनके जब 70 और 80 के दशक में शो होते थे तो इनका आलम यह था कि अपनी गाड़ी से आती थी शो करने। अब देखिए 70 और 80 के दशक की बात कर रहा हूँ, अपनी गाड़ी से शो करने आती थी और शो करके चली जाती थी। और इनका जो सबसे बड़ा योगदान इस नॉवल को उन पर ये उसके बहाने इस नॉवल को लिखने का सबसे बड़ा कारण मेरा ये था, मैं संगीत का कोई ज्ञाता नहीं हूँ, नौटंकी के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन हमने कुछ शो देखे उस ज़माने में। और इनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि 70 और 80 के दौर में जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा ब्रजमंडल, मेवात, पूर्वी राजस्थान जिसमें अलवर का इलाका आता है, जब स्कूल कॉलेज बन रहे थे तो जाहिर सी बात है उनके भवन निर्माणों के लिए उसके दो ही सोर्स होते थे। आर्थिक पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए, या तो जैसे आप लोग हैं जो दानी होते थे वो दान देते थे धर्मशाला और स्कूल कॉलेज के लिए, या इनके शो आयोजित किए जाते थे नौटंकी और वो टिकट से होते थे। और इनका जलवा यह था कि जब ये आती थी तो लोग इसकी गाड़ी को घुमाते थे, मतलब कृष्णा जी आगे, कृष्णा कुमारी आगे, मतलब लोकगीत बने हुए हमारे मेवाड़। तो इसको लिखने के पीछे मेरा ये उद्देश्य था कि एक लोक कलाकार की ताकत यह हो सकती है, उसका सामाजिक योगदान यह हो सकता है। उद्योगपति व्यापारियों को तो होता ही है, लेकिन एक किसी लोक कलाकार का अवदान या योगदान यह भी हो सकता है कि उस समाज में जो शिक्षा के मंदिर बने वो उसके शो कर करके टिकट से जो शो हो सके उससे बने। मैं जिस कस्बे का रहने वाला हूँ, पुनाना, होडल पुनाना और ये जो पूरी बेल्ट है, वहाँ मेरे कस्बे में जो एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके जो शुरुआत के 3 कमरे हैं, मैं अभी पिछले महीना गया भी था वहाँ, इनको भी मैं देखे गया था। उसके जो शुरुआत के 3 कमरे हैं वो कृष्णा कुमारी के शो से आयोजित जो नौटंकियाँ होती उससे जो पैसा हुए थे उससे बने हुए थे, यानी हमने वो दृश्य देखा। और उस वक्त ये दौर था, जैसे आचार्य चतुर्सेन के बारे में ये कहा जाता है कि उनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने पढ़ना सीखा। इसी तरह हाथरस के जो नौटंकी लिखने वाले थे पंडित नथाराम शर्मा गौड़, नथाराम कहते हैं लेकिन असली नाम नथाराम शर्मा गौड़, उन्होंने ये नौटंकियाँ बहुत लिखी, जिसमें अमर सिंह राठौर, भक्त पूरनमल, हरिश्चंद्र तारामती, सुल्ताना डाकू, लैला मजनू, मतलब कोई ऐसी मतलब किरदार नहीं है था जिस पर कि उन्होंने नौटंकी नहीं। तो उस दौर में उनकी जो नौटंकियाँ थी, स्याहपोश होती थी, बहुत मशहूर। तो मेला खेलों में जो ब्रज में हमारे यहाँ भादों के महीने में बड़ी परंपरा है, आज भी जाइए कि भादों के महीने में खूब वहाँ मेले लगते हैं। तो हमने उनकी नौटंकियाँ, ये जो किताबें होती थी 14 फॉन्ट में मोटी मोटी पतले पतले कायदे की, वो तप्पड़ पर वो बिकती हुई देखी और लोग उसको खरीदने के यानी उनको पढ़ने के लिए लोगों ने पढ़ना शुरू। मतलब हमें आज भी याद है कि मैं जब एक नॉवेल लिख रहा था 2004 में, तो मुझे उसमें एक स्याहपोश का प्रसंग देना था। तो हम जब छोटे छोटे थे, जो हमसे बड़े लड़के होते थे वो झोंपड़ियों में लेटे हुए हैं, उनके हाथ में स्याहपोश है और वो पढ़ रहे हैं और गुनगुना रहे जैसे कलाकार। तो मुझे वो बंद आज भी याद है, और वो ये था कि गलत ना पढ़ना चाहिए है ये कुरान शरीफ, इसीलिए मैं आपको देता हूँ तकलीफ जापना, इतना मुझे याद था। उस बंद को लिखने के लिए आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि मैंने इनकी नौटंकी देखी 73-74 में जब हम स्कूल में पढ़ते होंगे, और कोई टिकट से नहीं खरीदी हमने, कनात के नीचे से जो जगह नहीं होती उसमें से घुसने के बाद तब वो देखी अपने कॉलेज और अपने कस्बे में। तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने वहाँ कुछ लोगों से पूछा कि भाई जो पहले ये नौटंकी किताबें की बिकती थी अब कहीं हैं क्या? कहने जी अब नहीं मिलेगी। मुझे फिर किसी ने एक जगह का नाम बताया, कोसी जो कला है, कोसी के पीछे बस स्टैंड के वहाँ एक भगत जी है, बुजुर्ग है, उसके आप पास जाइए। तो मैं जब वहाँ गया तो आप यकीन नहीं करोगे, मुझे सबसे पहले स्याहपोश की नौटंकी लिखी। मैंने लगभग